वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 15 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति याचिकाओं में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव होता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण क्षेत्राधिकार इसमें दिया गया है। इस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण या सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकती है। ये न्यायाधिकरणों और कोर्ट मार्शल को छोड़कर, इसमें ये दो चीज़ों को, सैन्य न्यायाधिकरणों और कोर्ट मार्शल को छोड़कर बाकी किसी में भी ये अपना विशेष अनुमति दे सकती है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या घोर अन्याय किया हो। स्पेशल लीव पिटीशन के लिए किसी निर्णय या डिग्री या आदेश का अंतिम होना आवश्यक नहीं है। किसी अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश, डिग्री या निर्णय को भी चुनौती इसको दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन और वैकल्पिक शक्ति है और ये एक विवेक से अपील करने की छूट देने में भी कमी कर सकती है। पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 136 के तहत किसी विशेष अनुमति को अधिकार के रूप में देने की पुष्टि नहीं कर सकता है। स्पेशल अब देख लेते हैं स्पेशल लीव पिटीशन ये कौन दायर कर सकता है। तो ये कोई भी पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के फैसले या आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकता है। किसी भी नागरिक या किसी आपराधिक मामले आदि के लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है। अब देखते हैं स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करने की समय सीमा क्या है। तो इसे उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ फैसले की तारीख के 90 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपील के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 60 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है। अब देखते हैं विशेष अनुमति जो याचिका स्पेशल लीव पिटीशन की इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें वे सभी तथ्य शामिल हैं या होने चाहिए जिन पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है, जो उन आधारों के इर्द गिर्द ही घूमते हों और जिन पर स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है। उक्त याचिका पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है और याचिकाकर्ताओं को स्पेशल लीव पिटीशन के भीतर एक बयान शामिल करना होगा जिसमें कहा गया हो कि उच्च न्यायालय में कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है। एक बार याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पीड़ित पक्ष की बात सुनेगा और मामले की योग्यता के आधार पर विपरीत पक्ष को जवाबी हल्फनामे में अपना पक्ष बताने की अनुमति देगा। सुनवाई के बाद यदि उच्च न्यायालय मामले को आगे सुनवाई करने के लिए उपयुक्त समझेगा तो उसकी अनुमति देगा, अन्यथा वह अपील खारिज कर देगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमों का मसौदा प्रस्तावित किया है, तभी ये चर्चा में है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इस योजना के अनुसार व्यक्ति, उद्योग, किसान उत्पादक संगठन और शहरी स्थायी निकाय, ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्रों व कई संस्थाएं पर्यावरण मैत्रीपूर्ण कार्य के लिए हरित ऋण अर्जित करने में सक्षम होंगी। ऐसे कार्यों के माध्यम से उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट का घरेलू बाजार मंच पर कारोबार किया जा सकता है। ये ग्रीन क्रेडिट कार्बन की मौजूदा चर्चा से अलग होंगे। इसके तहत ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाले किसी भी गतिविधि को कार्बन क्रेडिट योजना के तहत कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त होगा। यदि इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी या निष्कासन होता है तो उसको कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा। वृक्षारोपण देखते हैं। नियमों के अनुसार पर्यावरण अनुकूल कार्यों को शामिल किया गया है। तो इसमें वृक्षारोपण, जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, अवशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण और पुनरुत्थान, इको मार्क लेवल का विकास, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा आदि इसमें शामिल किए गए हैं।
जीसीपी व्यक्तिगत सामुदायिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के अलावा निजी क्षेत्र में उद्योगों और संपत्तियों के साथ साथ अन्य संस्थाओं को भी अन्य कानूनी ढांचा से उत्पन्न अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्साहित करेगी और ऐसे कार्यों को करने से केवल उत्पादन के लिए प्रासंगिक गतिविधियों के साथ साथ जुड़ने में भी ये सक्षम होगा। किसी भी कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा उत्पन्न जो खरीदे गए ग्रीन क्रेडिट का व्यापार नहीं किया जा सकता है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी? तो ये भारत वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसके प्रबंधन और संचालन के सहित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये जिम्मेदार है। इसके चरण कितने होंगे? तो इसमें इस कार्यक्रम को चरणों में एक एक करके लागू किया जाएगा। इसके प्रारंभिक चरण में कुछ चुने हुए क्षेत्र, इसमें 2 या 3 गतिविधियों पर विचार किया जाएगा और बाद में अन्य गतिविधियां इसमें जोड़ी जाएंगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये इस हिसाब से चरणों के आधार पर किया जाएगा, जैसे जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, टिकाऊ कृषि, तो एक एक करके इस सबको लागू किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नवरत्न का दर्जा, यानी नवरत्ना स्टेटस जो कंपनियों को दिया जाता है उसके बारे में। तो देखते हैं, अभी हाल ही में परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में शामिल रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न के बारे में देख लेते हैं। तो ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयूज को 3 श्रेणियों अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में वर्गीकृत करती है। नवरत्न का दर्जा देने के कुछ मानदंड होते हैं, जिसमें नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो पीएसयूज को लोगों मिनी रत्न और मिनी रत्न 1 अनुसूची ए की कंपनी होनी चाहिए और पिछले 5 वर्षों में तीनों उत्कृष्ट या इसमें बहुत अच्छी MOU रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए और उसका 6 प्रदर्शकों जो प्रदर्शकों के प्रदर्शन के संकेतकों में लगभग 60 के समग्र स्कोर होना चाहिए। किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए उसे लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज करना होगा और 3 वर्षों तक 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार बनाए रखना होगा, या 3 वर्षों में उसकी वार्षिक औसत शुद्ध संपत्ति लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। नवरत्न कंपनियां विशिष्ट प्रदर्शन मानकों को पूरा करके और कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक उपक्रमों को कैसे प्राप्त इनका लाभ पहुंचाता है? तो नवरत्न ये पीएसयूज को अन्य कंपनी की तुलना में तुलनात्मक लाभ है, क्योंकि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता दी गई है। नवरत्न कंपनियों के बोर्ड को नई वस्तुओं की खरीद या बिना किसी मौद्रिक सीमा प्रतिस्थापन के लिए पूंजी व्यय करने और प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों या रणनीतिक संगठनों में प्रवेश करने में सहायता करता है, एक सहायता होती है। ये दर्जा इन CPSC के निदेशक मंडल को भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण की अनुमति देने की भी शक्ति प्रदान करता है। हालांकि इन देशों में निवेश करने के लिए आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी इनकी आवश्यकता जरूरी होती है और पीएसयूज के मुख्य कार्यकारी को प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए आपात स्थिति में 5 दिनों की अवधि के लिए दौरान ये अध्ययन के दौरा, सेमिनार आदि के अलावा इसके कार्यात्मक निदेशकों के विदेश में व्यावसायिक दौरों की मंजूरी देने की शक्ति मिलती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण ने भारत में विमानन संचालकों को यात्रियों पर अस्वीकृत टैरिफ लगाने के प्रति आगाह किया है। तो देखते हैं विमान आर्थिक नियामक प्राधिकरण के बारे में। तो ये एक भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत एक गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य तो AERA एक प्रमुख हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं यानी हवाई यातायात प्रबंधन, लैंडिंग और विमान की पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए ये टैरिफ और अन्य शुल्क यानी विकास शुल्क या यात्रा शुल्क को नियंत्रित करता है। इसमें प्रमुख हवाई अड्डे, तो ये अधिनियम एक हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डों के रूप में नामित करता है।
यदि वहाँ कम से कम 15 लाख की वार्षिक यात्रियों का आगमन होता है। 2019 में अधिनियम में संशोधन से इसकी सीमा 35 लाख वार्षिक यात्री कर दिया गया। शेष हवाई अड्डों के लिए टैरिफ का निर्धारण भारत विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। AERA एक स्वतंत्र आर्थिक नियामक है जिसका उद्देश्य समान अवसरों का निर्माण करना और सभी प्रमुख हवाई अड्डों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और हवाई अड्डा सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना, वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्कों का विनियमन करना है। इसकी स्थापना देश के एक स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जिसके पास पारदर्शी नियम हो जो सेवा प्रदाताओं के साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रख सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कुछ इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। तो प्रारंभ में भारत के अधिकांश विमानपत्तन भारत सरकार के स्वामित्व और उसके नियंत्रण में थे। 1997 में भारत सरकार विमानपत्तन अवसंरचना नीति तैयार की गई, जिसमें गुणवत्ता, दक्षता में सुधार, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान किया गया था। AAI ने तब विमानपत्तन संचालन के साथ साथ नियामक की भूमिका भी निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप हितों का टकराव हुआ। यह सुनिश्चित करने के लिए निजी हवाई अड्डा संचालक अपने एकाधिकार का दुरुपयोग न करें, हवाई अड्डा क्षेत्र में एक स्वतंत्र टैरिफ नियामक की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नरेश चंद्र समिति की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए कि नरेश चंद्र समिति की मतलब संबंध किससे है, तो ये नागरिक हवाई अड्डा या विमानपत्तन से इसका संबंध है। इस समिति ने एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की। परिणाम स्वरूप भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 पारित किया गया, जिसके तहत AERA की स्थापना की गई। तो नरेश चंद्र समिति ये भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 से संबंधित है। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो यह संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है और ये 1 अप्रैल 1995 के तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विलय करके अस्तित्व में आया था। इसे देश की जमीन और हवाई क्षेत्र दोनों के नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचों के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो इसके कार्यों में ये यात्री टर्मिनलों का निर्माण करना और उनका संशोधन प्रबंधन करना, कार्गो टर्मिनलों का विकास करना, उनका प्रबंधन करना, रनवे समांतर टैक्सी मार्ग तहबंद और आदि तहबंद की बुनियादी ढांचे का विकास और उनका रखरखाव करना, संचार, नेविगेशन और निगरानी का प्रावधान जिसमें DVOR, DME, ILS, ATS, रडार, दृश्य सहायता आदि का प्रावधान शामिल है। हवाई यातायात सेवाओं का प्रावधान और टर्मिनलों पर यात्री सुविधाओं और संबंधित यात्राओं का भी प्रावधान इसमें शामिल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में थल सेना ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड प्रदान किया गया है। तो देखते हैं राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड क्या होता है। ये एक सर्वोच्च सम्मान है जो भारत किसी भी सैन्य इकाई या सैन्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बलों को किसी को भी ये दिया जा सकता है। ये शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा की मान्यता का एक सैन्य इकाई प्रदान किया जाता है। इसे हिंदी में राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये परंपरा औपनिवेशिक शासन के तहत शुरू हुई थी, लेकिन ये 23 नवंबर 1950 को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के कलर्स की शुरुआत हेतु तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय रेजिमेंट के राजा के रंग को चेटबोट हॉल देहरादून में दफनाया गया था। ये भारतीय नौसेना की पहली भारतीय सेना थी जिसे 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति कलश से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार ये एक प्रकार का विशेष ध्वज है जिसे निशान भी कहा जाता है और ये आयोजित एक समारोह में एक सैन्य इकाई को प्रदान किया जाता है। ध्वज के माध्यम से एक सुनहरी सीमा होती है जो इसकी सुनहरी सीमा और एक केंद्र से संबंधित एक सैन्य इकाई
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और पुलिस बलों का ये प्रतीक चिन्ह होता है। इसमें कभी कभी इसमें उन सैन्य इकाइयों के आदर्श वाक्य यानी महत्वपूर्ण उपलब्धियां और युद्ध में भागीदारी भी शामिल हो सकती है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी औपचारिक परेड के दौरान राष्ट्रपति कलश अर्थात एक सैन्य इकाई का विशेष ध्वज एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और सैनिक अक्सर अपनी स्थापना की वर्षगांठ के महत्वपूर्ण तारीखों पर राष्ट्रपति कलश के साथ मार्च करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है CART सेल थेरेपी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में IIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड कंपनी इम्यूनो एडाप्टिव सेल थेरेपी इम्यूनोएसिटी को NexCAR19 नामक पहले चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर की टी सेल थेरेपी उत्पादन के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSO विपणन प्राधिकरण अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये थेरेपी कैंसर के उपचार की परिष्कार में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये कैंसर के जो होने वाला होता है उसके लिए ये बहुत कारगर साबित होगी। और कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के विपरीत जिसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित इंजेक्शन या मौखिक जो इंजेक्शन या दवा की आवश्यकता होती है, CART सेल थेरेपी ये रोगी को अपनी कोशिकाओं का उपयोग करती है और ये ट्यूमर पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक घटक टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए उन्हें प्रयोगशालाओं में संशोधित किया जाता है। इन संशोधित कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए कंडीशनिंग के बाद रोगी के रक्त प्रवाह में वापस डाल दिया जाता है। और आज तक CART थेरेपी को ल्यूकेमिया यानी संयुक्त रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर और लिम्फोमा यानी लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर के लिए अनुमोदित किया गया है। ये काम कैसे करता है? तो ये इस थेरेपी में रोगी का रक्त टी कोशिकाओं यानी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को इकट्ठा करने के लिए खींचा जाता है, जो ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शोधकर्ता इन कोशिकाओं का उपयोग प्रयोगशाला में संशोधित करते हैं, जिन्हें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स के रूप में जाना जाता है। ट्यूमर कोशिकाओं की सतह और प्रोटीन के लिए उनका आकर्षण होता है। सेलुलर संरचना में यह संशोधन CART कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से ट्यूमर से जोड़ने और इसे नष्ट करने की अनुमति देता है। इसे एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, इसमें ऐसे कोशिकाएं कैंसर वाली निकली होती हैं, तो ये इधर से ऐसे जाके ऐसे जोड़ेगी और इसको नष्ट कर देगी। ट्यूमर के विनाश में अंतिम चरण में जब रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा इसकी निकासी शामिल होती है, तब CART सेल थेरेपी संशोधित टी कोशिकाओं को शरीर में दोबारा शामिल किया जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और जिन कोशिकाओं में बढ़ने से धीरे धीरे इनका नियंत्रण ट्यूमर को मारने की अनुमति देती है। NexCAR19 ये क्या है? तो ये एक स्वदेशी रूप से विकसित CD19 लक्षित CAR-T सेल थेरेपी है। इसे CD19B लिम्फोसाइटों के लिए बायोमार्कर है और इसका उपयोग ल्यूकेमिया इम्यूनोथेरेपी के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। ये IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक दशक से सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशनों को अत्याधुनिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है। तो अब इसके बारे में कोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये सटीक स्थान आधारित सेवाओं में सक्षम है, जो वास्तविक समय में सेंटीमीटर स्तर की स्थिति में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इन स्टेशनों का संचालन सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने पूरे भारत में इसको 1000 से अधिक CORS स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यह स्टेशन 3 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ रियल टाइम किनेमेटिक के माध्यम से रियल टाइम पोजीशनिंग सेवा प्रदान करने में सक्षम है। कोर्स ये नेटवर्क पूरे वर्ष यानी 24/7 यानी पूरे वर्ष उपलब्ध रहते हैं, पूरे वर्ष 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहते हैं।
इन स्टेशनों का महत्व क्या होता है? तो कोर्स आधारित सटीक सेवाएं ये कृषि, खनन, निर्माण, परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऑटो नेविगेशन और मशीन नियंत्रण आधारित समाधान को बढ़ावा देती हैं। इसका नवाचार और अनुसंधान के नए क्षेत्र खुलेंगे और इन क्षेत्रों में भू स्थानिक आधारित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। कोर्स डेटा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों जैसे कि ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम अध्ययन, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान, प्लेट गति, टेक्टोनिक अध्ययन, भूकंप विज्ञान और जल विज्ञान आदि में सहायता करेगा। राष्ट्रव्यापी कोर्स आधारित सेवाएं व्यवसाय और जनता के लिए उपलब्ध होंगी, जो न केवल विभिन्न हितधारकों द्वारा उत्पन्न भूस्थैतिक डेटा में उन्हें सामान्य संदर्भ प्रदान करके सुसंगतता सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनकी उत्पादकता को भी बढ़ाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मुख्य बातें कुछ देख लेते हैं। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण का एक मानचित्रण करने वाला संगठन है और ये भारत सरकार सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी और पिछले कुछ वर्षों में इसने समृद्ध परंपराएं अपनी जो विकसित की। इसे देश की प्रमुख मानचित्रण एजेंसी के रूप में भूमिका सौंपी गई है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जिम्मेदारी को निभाता है और ये देश के डोमेन का पता लगाता है और उचित रूप से उसका मानचित्रण कैसे किया जाए इसका भी पता लगाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने युवाओं के बीच मेड्रिक स्टार्टअप और इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप लॉन्च की है। तो अब आइए देख लेते हैं ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप क्या होती है। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक पहल शुरू करी गई है। इस सहयोग वैश्विक साझेदारी का उपयोग करके स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने के लिए बौद्धिक संपदा, नवाचार, चिकित्सा प्रौद्योगिकी को लाभ उठाएगा। इसका उद्देश्य जो विभिन्न देशों के युवा पेशेवरों के बीच सहयोग और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में मुख्य तथ्य, तो इसे 1967 में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र की 17 विशिष्ट एजेंसियों में से ये एक है। वर्तमान में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के 193 सदस्य हैं और भारत इस संगठन में 1975 में शामिल हुआ था। भारत इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये बदलती दुनिया के लिए एक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय आईपी नियमों को आकार देने के लिए एक नई नीति मंच है और ये सीमाओं के पार आईपी सुरक्षा और विवादों को सुलझाने के लिए ये वैश्विक सेवा प्रदान करता है। आईपी सिस्टम को जोड़ने के लिए, ज्ञान साझा करने के लिए एक तकनीकी बुनियादी ढांचा है और ये सभी देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आईपी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम करता है और आईपी जानकारी के लिए एक विश्व संदर्भ स्रोत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में वस्तुतः MDONER डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड और पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल क्या है। तो यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे केंद्रीय मंत्रियों की NER की पाक्षिक यात्रियों के निगरानी को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये डैशबोर्ड केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य और जिलावार दौरों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और चित्रमय जानकारी प्रदान करता है, जिसका उपयोग सभी हितधारकों द्वारा एक साथ एक स्थान पर किया जा सकता है। इस पोर्टल में उन मंत्रियों का एक क्यूरेटेड सूची तैयार करता है जिन्हें आगामी कुछ महीनों में NER के दौरे के लिए नामांकित किया जा सकता है। दौरे के बाद मंत्री अपनी सिफारिशों के साथ अपनी यात्रा रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। MDONER इसका विश्लेषण करने के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालय, विभागों या राज्य सरकारों को सिफारिश भेज सकता है और ये पोर्टल एक क्लिक से यात्राओं पर सारांश रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। अब देखते हैं MDONER डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्या होता है। तो इसमें 55 विभागों
और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा होता है और इससे डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी और इसका संचालन में आसानी होगी, केंद्रीकृत निगरानी हो सकेगी और नीति स्तरीय निर्णय उपकरण और ई सूचना एकीकरण हो सकेगा। ANER की आकांक्षी जिलों, उत्तर पूर्व सीमावर्ती जिलों और NER के सबसे पिछड़े जिलों पर कड़ी नज़र रखने के लिए ये बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है कांवर झील के बारे में। तो ये कांवर झील ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में कांवर झील पड़ती है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि कांवर झील उपेक्षित है और सूखने के कगार पर है। और ध्यान रखना है इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये जो सूखने जिसको भी इन्वायरमेंटल खतरा होता है, जिसको लेक और नदी या कोई वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क, तो उस पर अक्सर UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है, इसलिए ध्यान रखना। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से देखना। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अक्सो झील और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। इसे कांवरतल झील के नाम से जाना जाता है। ये एक विशिष्ट ऑक्सबोल झील है जो गंगा की सहायता से गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण ये बनी है। ये उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों को कवर करता है। इस वेटलैंड ये मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां 58 प्रवासी जल पक्षी आराम करने और ईंधन अपना जो भी वहाँ खान पान अपना उसके लिए वह इसका उपयोग करते हैं। ये 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ मछली जैव विविधता के लिए भी एक मूल्यवान स्थल है। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां इस स्थल पर निवास करती हैं, जिसमें तीन गिद्धों की ये प्रजातियां इसमें शामिल हैं। इसमें लाल सिरवाला गिद्ध यानी सर्को जिप्स कैल्बस इसको बोलते हैं, इसकी वैज्ञानिक इसका नाम है। सफ़ेद दुम वाला गिद्ध इसको जिप्स बेंगालेसिस बोलते हैं। और भारतीय गिद्ध जिसे जिप्स इंडिकस और 2 जल पक्षी मिलनसार लैम्बिंग बेलेनस ग्रेगिरेस इसका वैज्ञानिक नाम है। और बियर पोचार्ड इसका वैज्ञानिक नाम है एथा बेरी, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ इसको झील को खतरा क्या है, तो इस साइट पर प्रमुख खतरों में जल प्रबंधन गतिविधियाँ जैसे कि जल निकासी और बांध और नहरीकरण शामिल है। अब देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन क्या होता है। तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अपनी आर्द्रभूमियों पारिस्थितिकी चरित्र को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया, जहां 1971 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत संरक्षण के लिए चुने गए स्थानों को रामसर साइट टैग दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं और सबसे अधिक रामसर साइट यानी 14 रामसर साइट हैं तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। तो हमारा वीडियो ख़त्म हो गया और थैंक यू।